नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी। इस रिवीजन सीरीज में इकोनॉमिक सर्वे और बजट के साथ में जो भी प्रश्न बन सकते थे लास्ट टाइम का आपका रिवीजन करा रहा हूं। तो थोड़े मोड़े और कुछ बजट और इकोनॉमिक सर्वे के सेक्शन है जहां से कि प्रश्न बनने की संभावना है, तो वो भी आप लोगों को चूंकि बिना ऐसा कुछ भी करके नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है जहां से कि प्रश्न बनने की संभावना हो, तो वही प्रयास हमारा है कि लास्ट का 1-2 दिन, हालांकि एक कक्षाएं अब थोड़ा ज्यादा हो रही है लेकिन फिर भी आपको लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, उससे आपको अपडेट कर देना है। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत, पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आप सभी ने हालांकि ये पॉलिटी में पढ़ा होगा, कट मोशन। ठीक है, लेकिन अब ये कट मोशन से अगर प्रश्न आता है तो आप कितने सटीक स्थिति में है कि आप प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। देखिए 3 प्रकार के कट मोशन होते हैं, टोकन कट मोशन, नीति कटौती प्रस्ताव और अर्थव्यवस्था में कटौती, तो इकोनॉमिक कटौती। तो ये 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। अब ये पहला है कि किसी मांग के अंतर्गत अंतर्निहित नीति की अस्वीकृति दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपए कर दिया जाएगा। तो टोकन कट मोशन क्या यह है। सेकंड है नीति कटौती प्रस्ताव। इसमें विशिष्ट शिकायत व्यक्त करता है जो सरकार की जिम्मेदारी के दायरे में है। इसमें कहा गया है कि मांग की राशि में 100 रुपए की कमी की जाती है, तो नीति कटौती हो गया। और तीसरा है इकोनॉमिक कटौती। इसमें कहा गया है कि मांग की राशि को क्या किया जाता है, एक निर्दिष्ट राशि से कम किया जा सकता है, जो या तो एक मुश्त कमी या मांग के किसी वस्तु की कमी हो सकती है। अब कह रहे हैं इसको सही सुमेलित कर दीजिए। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है कि सबने पढ़ा होगा और संभवतः सबको ये प्रश्न का उत्तर आता होगा, लेकिन ये फिर भी मुझे लगा कि लास्ट टाइम में ये वाला पॉइंट आपको अपडेट करा देना चाहिए, ताकि यहां से चूंकि प्रश्न बनने के लिए डायनेमिक टॉपिक्स है, तो यहां से प्रश्न बन सकता है, तो ये आपको अपडेट होना चाहिए। अब देखते हैं कि आप लोग इसका कितना आंसर सही जानते हैं। देख लीजिए, तीनों आपके सामने हैं, आप लोग इसका आंसर भी सोच ही लीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर अब देख लेते हैं। देखिए 3 प्रकार की कटौती होती है, और ये कटौती होती क्या है, जब सरकार बजट प्रस्तुत करती है, तो जब बजट पर परिचर्चा होता है तो उस बजट परिचर्चा के बाद उस पर वोटिंग होती है, और उसी वोटिंग के दौरान एक प्रस्ताव आता है, कटौती प्रस्ताव। अब उसमें कटौती 3 प्रकार की होती है, ये तीनों आपके सामने दिख रही है। एक होता है नीतिगत कटौती, दूसरा होता है इकोनॉमिक कटौती, और तीसरा होता है टोकन कट मोशन। अब ये तीनों में अंतर क्या होता है भाई, क्या होता है ये नीति कटौती। नीति कटौती का मतलब है कि सरकार ने जो बजट को इंट्रोड्यूस किया, बजट के संदर्भ में सरकार के जो भी प्रपोजल्स थे, अगर उस प्रपोजल के संदर्भ में सरकार की जो नीति है वह ही कमजोर है, वही खराब है, तो फिर सदन, जो लोकसभा जो होता है, वह क्या करता है कि कहता है कि नहीं नहीं, यह बजट में जितने भी प्रावधान किए गए हैं सब के सब खराब तरीके के बनाए गए प्रावधान है, इसीलिए यह लोकसभा इस पूरे बजट को ही खारिज करती है। और जब पूरे बजट को खारिज करती है तो लोकसभा क्या करती है कि नीति कटौती में जितना भी सरकार ने कहा है कि हम इतना बजट खर्च करने के लिए इस लोकसभा का अप्रूवल मांग रहे हैं, तो लोकसभा कहती है नहीं, हम पूरे की पूरी राशि आपका रिजेक्ट करते हैं, आपको सिर्फ 1 रुपए देंगे। ठीक है, तो जो नीति कटौती होती है उसमें क्या होता है कि उसमें कितना, आपकी पूरी राशि को घटाकर क्या कर दिया जाता है, सिर्फ 1 रुपए कर दिया जाता है। मतलब आपकी पूरी नीति ही रिजेक्ट कर दी गई। और अगर यह नीति कटौती प्रस्ताव पारित हो गया तो इसका मतलब है कि सरकार का लोकसभा में विश्वास नहीं है, इसके तुरंत बाद अविश्वास प्रस्ताव भी आ जाता है। ठीक है, ये जानकारी हो गई। अगला है अर्थव्यवस्था में कटौती। अर्थव्यवस्था में कटौती का मतलब है कि सरकार ने जो अलग अलग मंत्रालयों के जो खर्च की राशि तय की है वह संभवतः बढ़ा करके निर्धारित की गई है। मतलब जितना उस मंत्रालय की डिमांड है वह डिमांड मंत्रालय ने बढ़ा चढ़ा करके मांगा है। इसीलिए जब समितियां जांच करती हैं और कहती है कि नहीं, इस मंत्रालय की मांग थोड़ी ज्यादा है, इसको कम करना चाहिए, तो वही कम की गई प्रस्ताव को, जितना कम करना है उस अमाउंट को कम करके, और जब वह प्रस्ताव इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, तो उस प्रस्ताव को कहते हैं इकोनॉमिक कट मोशन। मतलब कि जिसमें कि पूरी राशि रिजेक्ट नहीं की जाती है, लेकिन जब लोकसभा को लगता है कि नहीं, इस मंत्रालय को या इस विभाग को
थोड़ा ज्यादा राशि दी जा रही है, जितना किसकी जरूरत से ज्यादा दी जा रही है, तो वो राशि सिर्फ कट कर दी जाती है। मतलब कि मांग की मात्रा एक निर्दिष्ट राशि तक, संपूर्ण राशि नहीं, सिर्फ एक निश्चित राशि तक कम की जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक कटौती, इकोनॉमिक कट मोशन। अगला क्या है? अगला है टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन का मतलब है कि लोकसभा को आपने जो प्रपोजल दिया है, इस प्रपोजल में लोकसभा को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी लोकसभा कहती है कि आपको और थोड़े रिफॉर्म करने की जरूरत है, और कुछ सुधार करने की जरूरत है, अपने मांग को और ऑथेंटिक करने की जरूरत है। हम आपकी पूरी मांग मानते हैं, लेकिन और भी थोड़ा बेहतरीन करके अगर आप आते तो और बेहतर होता। मतलब यहां पर आपकी मांग को रिजेक्ट नहीं किया जाता। इसीलिए जब टोकन कट मोशन की बात आती है तो इसमें क्या करती है लोकसभा, इसमें सिर्फ 100 रुपए, आप जितना ही बजट बना रहे हैं उसमें से सिर्फ 100 रुपए कम कर दी जाती है। टोकन में क्या की जाती है? मांग की राशि में 100 रुपए की सिर्फ कमी की जाती है। ठीक है, ये सांकेतिक कटौती है। मतलब हम, आपका बजट ऑथेंटिक है, हम उसको कट नहीं कर रहे हैं, हम लेकिन संकेत दे रहे हैं कि एक 100 रुपए कम करके कि आप और बेहतर चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के कट मोशन है, और मुझे उम्मीद है कि तीनों प्रकार के कट मोशन आपको अपडेट हो गए हैं। एग्जाम हॉल में अगर आए तो इसको एज इट इज बहुत अच्छे से करके आइएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि टोकन कट मोशन क्या है? 1 रुपए की कमी। टोकन कट क्या है? 1 रुपए की कमी अगर कर दी जाए तो क्या होता है? नीतिगत कटौती। नीति ही पूरी खारिज कर दी गई, आपको 1 रुपए सिर्फ दिया जाएगा। तो पहला कथन, नीति कटौती है 100 रुपए नहीं होती है। और अर्थव्यवस्था कटौती क्या होती है कि मांग में एक निर्दिष्ट मात्रा में कमी की जाती है, अर्थव्यवस्था की कटौती है। तो इसका मतलब कि इसमें केवल तीसरा सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा में से 2 गलत है, 1 सही है। तो कौन सा सही है? तो केवल 1 जोड़ी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ठीक। अब ये भी थोड़ा सावधान रखना है कि ऐसा वाला जो अगर ऑप्शन आने लगे तो थोड़ी सावधानी से इसको जरूर देखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की। अगला प्रश्न है लेखा महानियंत्रक, सीजीए। ध्यान ये रखना है, कभी कभी बच्चे जल्दी भावनात्मक रूप से कभी कभी प्रश्नों को सावधानी से नहीं पढ़ते हैं। ये नियंत्रक और लेखा महानियंत्रक लेखा परीक्षक नहीं है, ये सीएजी के बारे में बात नहीं की जा रही है, ये सिर्फ लेखा महानियंत्रक के बारे में बात की जा रही है, सीजीए के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के बारे में बात की जा रही है। तो सावधानी से होकर के प्रश्नों को जरूर पढ़ना है। सीजीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सीजीए न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है। सेकंड, यह वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के अधीन कार्यालय है। तीसरा, इसके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को इस वैधानिक शासनादेश में रेखांकित किया गया है, जिसे कार्य आवंटन नियम एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में शामिल किया गया है। मतलब कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में सीजीए के कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। चौथा, इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय सिविल लेखा कार्यालयों द्वारा पर्याप्त लेखा मानकों के रखरखाव की निगरानी करना। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा गलत है। अब आप लोग इसका गलत आंसर ढूंढ लीजिए। ठीक है, मुश्किल नहीं है, अगर पढ़ा होगा तो आसानी से निकाल लेंगे। और थोड़ा बड़ा लास्ट टाइम में ये भी ध्यान रखना है कि क्या आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान से इसको कोशिश करिए। ठीक है, चलिए आप लोगों ने कोशिश कर ली होगी। अब देखिए, जो लेखा महानियंत्रक होते हैं, ठीक है, ये इनके बारे में है कि संविधान में आर्टिकल 150 जो है इससे अपना अधिदेश प्राप्त करते हैं। ध्यान ये रखना है कि संविधान का आर्टिकल 150 जो कि हमारे संविधान के लेखा परीक्षा से जुड़ा हुआ है, यही से इनको भी पावर मिलती है। लेकिन यह लेखा परीक्षा की पावर इनको इनडायरेक्ट मिलती है, डायरेक्टली वह पावर किसको मिलती है? कैग को मिलती है। ठीक है, तो ये भी वहां से पावर लेते हैं, ये भी वहां से पावर लेते हैं, लेकिन न तो ये संवैधानिक निकाय है क्योंकि इनकी संविधान में कहीं चर्चा नहीं है, और न ही इन्हें किसी एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। ये क्या है? ये जो हमारे सीएजी होते हैं, कैग होते हैं, उनके सहयोगी के तौर पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये न तो संवैधानिक संस्था है न वैधानिक संस्था है, ये रट जाना है, याद कर लेना है। अगला कि वित्त मंत्रालय में ये काम करते हैं, और वित्त मंत्रालय के किस विभाग में? वित्त मंत्रालय बहुत सारे विभाग होते हैं,
तो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में, क्योंकि इनका काम क्या है, जो खर्च हुए हैं उस खर्च का डेटा तैयार करना। तो खर्च वाला विभाग कौन सा है, व्यय विभाग। जबकि यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग, तो यह गलत हो जाएगा। वित्तीय सेवा विभाग में नहीं है, बल्कि किस विभाग में है, खर्च विभाग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन कार्यालय काम करते हैं और इनको पावर कार्य आवंटन नियम 1961 से भी पावर इनको मिलता है कि कैसे कैसे अपने विधान या फिर लोकसभा के जो खर्चे हैं उनके खर्चों के प्रति, बजट के खर्चों के प्रति कैसे उसको डिजाइन करना है, खर्च का डेटा कैसे तैयार करना है, तो यहां से भी इनको पावर मिलती है। और ये केंद्र और राज्य दोनों के लेखांकन का कार्य, उसको उसके बारे में सिद्धांत क्या होने चाहिए, लेखा प्रपत्र क्या होना चाहिए, नियम क्या होना चाहिए, नियमावली क्या होना चाहिए, ये सभी विकास, इन सबको बनाने का कार्य भी यही संस्था करती है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य दोनों के खर्चों के संदर्भ में ये जांच करने वाली संस्था है। और केंद्रीय सिविल लेखा कार्यालय द्वारा पर्याप्त लेखा मानकों के रखरखाव की निगरानी करना, और ये सरकार का जो लेखा से संबंधित डेटा है उस डेटा का रख रखाव भी यही संस्था करती है। तो इतनी जानकारी आपको हो गई किसके बारे में, लेखा महानियंत्रक के बारे में। अब प्रश्न पर आते हैं। न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक सही है, वित्तीय सेवा विभाग नहीं बल्कि व्यय विभाग। इसे कर्तव्य और जिम्मेदारी एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल से लिया गया है। ठीक है, और केंद्रीय सिविल लेखा कार्यालय द्वारा लेखा मानकों का निगरानी भी किया जाता है, तो यह भी सही है। तो इसका मतलब है कि 2 गलत है, 1, 3 और 4 सही है। कौन सा गलत पूछ रहा है, तो सिर्फ 2 गलत है, आंसर हो जाएगा बी। हाँ, ये भी थोड़ा सावधान रखना है, लास्ट टाइम का दौर चल रहा है, थोड़ी सावधानी ये रखिएगा कि जहां पे प्रश्न सही और गलत पूछ रहा है उसको घेरने की हैबिट जरूर बना लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप एग्जाम हॉल में कोई जानते हुए गलती करके नहीं आएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम शुरू हो गया है, आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम पर्यावरण के संदर्भ में। तो इसी के संदर्भ में आपको बताना है पहला कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बागवानी फसलों की उपज को बढ़ाना और सक्रिय वायरस और रोग नियंत्रण उपायों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। कार्यक्रम को अगले 7 वर्षों में 2030 तक 2200 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान द्वारा किया जाएगा, जो बदले में देश भर में स्वच्छ पादप केंद्र स्थापित करेगा। आप कह रहे हैं ऊपर देखने में कौन सा सही है। देखिए, ऐसे प्रश्न जब आएंगे, इसके बारे में जरूरी नहीं कि आप इसकी जानते ही हो, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक की तरफ जाना होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जिनके बारे में आपकी जानकारी नहीं होगी। हालांकि ये सब प्रश्न तो बजट में परिचर्चा में रह रहे हैं, फिर भी आपको सारे बजट के परिचर्चा वाले प्रश्न आपके सामने आपको याद नहीं रहेंगे। तो ऐसे में आपको थोड़ा बड़ा एलिमिनेशन भी जरूर जाना। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी संगठन, विभाग या ये सब की जानकारी या कोई नाम मेंशन किया जाता है तो ये सब अक्सर गलत दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान। अब इस संस्थान का नाम जैसे ही दिया गया, यहाँ संस्थान का नाम गलत होने की संभावना है। अब आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर क्या है कि आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, इसमें क्या है कि फलों की फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में इसको शुरू किया गया है। और ध्यान ये रखना है कि उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए मुख्य रूप से शुरू किया गया है, जिनका मूल्य काफी उच्च है। और उसमें खर्च कितना किया जाना है कि 2200 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना है अगले 7 वर्ष में, अर्थात वर्ष 2030 तक। 7 वर्ष भूल जाइए, वर्ष 2030 तक सरकार इस प्रोग्राम को, आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम को संचालित करेगी। उद्देश्य क्या है कि जो बागवानी फसलें हैं या जो फल की खेती वाली फसल हैं उनको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अब इस कार्यक्रम को संचालित कौन कर रहा है, तो कार्यक्रम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। कौन संचालित कर रहा है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसको संचालित कर रहा है। तो ये 3 फैक्ट आपको जानने हैं। ये मुख्य रूप से फलों की फसल के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में शुरू किया गया है। उच्च मूल्य वाली बागवानी फसल होंगी। 2200 करोड़ की अमाउंट आपको शायद याद न रहे, तो ये अमाउंट से मतलब नहीं है, लेकिन शुरू कौन कर रहा है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। ठीक है, और कब तक, 2030 तक। इतना फैक्ट अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से कर लेंगे। ठीक है,
अब आते हैं प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए, तो यहाँ संस्थान का नाम गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, बाकी बागवानी फसलों के लिए उपज को बढ़ाना सही है, और अगले 7 वर्षों 2030 तक 2200 करोड़ रुपए का परिव्यय, ये भी सही है। तो 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। ये जानकारी ठीक है, ये पर्याप्त है आपको ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, और आप लोगों ने पढ़ा भी खूब होगा। अब देखते हैं भाई आपने कितना पढ़ा है। प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार के व्यय के स्रोत सरकार ने यहां खर्च किए हैं, इन स्रोतों को क्या करना है, अवरोही क्रम में अरेंज कर देना है। अवरोही क्रम का मतलब कि घटते हुए क्रम में सरकार अपना जो खर्च करे उनमें से सबसे ज्यादा खर्च जहां कर रही है उससे घटते हुए क्रम में अरेंज कर देना। अब देखते हैं आप लोग कितना पढ़े हुए हैं बजट और सर्वे। चलिए कीजिए इसको अवरोही क्रम में अरेंज, ठीक है। चलिए देख लीजिए सरकार के खर्च कहां कहां हो रहे हैं, इसको देखिए। सबसे ज्यादा जो सरकार का खर्च है ये लगातार पिछले कुछ वर्षों से लगातार यही सबसे शीर्ष पर बना हुआ है, और वो है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब है कि सरकार ने देश के अंदर से और बाहर से जो कर्ज लिया है उसका इंटरेस्ट देने में सरकार को सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ। तो सबसे बड़ा खर्च हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है, और लगभग हमारे कुल खर्च का 20% कुल खर्च का 20% हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो केंद्रीय करों में जो बंटवारा होता है, तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, तो राज्यों को जो शेयर दिया जाता है केंद्रीय करों में वह 18% होता है, ठीक है। दूसरा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, और दूसरा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि यहां पर इस योजना में 100% राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, इसमें या तो 50-50 या फिर 60-40, मतलब कुल मिलाकर के केंद्र और राज्य आपस में खर्चों का बंटवारा करते हैं। तो सरकार का जो खर्च है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद राज्यों को शेयर, और उसके बाद केंद्र की जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इस पर सरकार का सबसे अधिक खर्च होता है। उसके बाद जो वित्त आयोग ट्रांसफर करने का सुझाव देता है वह है, और फिर अदर खर्च है, फिर लास्ट में सब्सिडी है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अधिक खर्च सरकार सब्सिडी में करती है, नहीं कम करती है, कम करती है। ये ध्यान लेना है कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं ज्यादा है और सब्सिडी उससे कम है। तो ये सब सारी चीजें हमें पता चल गई। सबसे कम खर्च यहां पर जो खर्चे हैं इनमें पेंशन पे है। डिफेंस पर सरकार 8% लगभग खर्च करती है अपने कुल खर्च का। तो ये हमने खर्च देखे, अब इसको अरेंज कर देते हैं यहां पर कि भाई सबसे ज्यादा कहां है, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, पेंशन और सब्सिडी। तो हम सभी जान रहे थे कि इन चारों में सबसे ज्यादा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च करती है सरकार, ठीक है। उसके बाद केंद्र प्रायोजित योजना पर, ठीक है, दूसरा इस पर 9%। उसके बाद सब्सिडी पर सरकार खर्च करती है लगभग 8%, दो के बाद 4, और तब सबसे कम पेंशन पर सरकार 4% खर्च। तो 1 2 4 3 ये अवरोही क्रम में है, ठीक है। 1 2 4 3 कहां है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, इससे मतलब नहीं, मतलब है कि आपको ये सरकार के पूरे खर्च याद हो जाने चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर कभी इसको दोहराने की जरूरत पड़े तो आप इसको बार बार रिकॉल कर सके। मैं हट जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है वैभव फेलोशिप योजना, वैभव फेलोशिप स्कीम, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई क्या है वैभव फेलोशिप स्कीम? यह फेलोशिप भारतीय शोधकर्ताओं को एक शोध संस्थान या विदेश में एक शैक्षणिक संस्थान
इसके साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब कि अगर जिसको भी ये फेलोशिप दिया जाता है उसमें जिस व्यक्ति को दिया गया उसको भारत की किसी यूनिवर्सिटी में या रिसर्च सेंटर में या फिर दुनिया के दूसरे देशों के किसी यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर में काम करने के लिए भेजा जाता है। सेकेंड, इसका उद्देश्य भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को सुगम बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान परिस्थिति में सुधार करना है। मतलब ये स्कीम किस लिए है? ताकि भारत में जो रिसर्च की जो परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में और सुधार करके भारत में रिसर्च का माहौल को बेटर करना है। ठीक है। अगला है कि देश में शीर्ष 100 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो यूनिवर्सिटी शामिल है या जो संस्थान शामिल है, इनके शोधकर्ता ही इस फेलोशिप के लिए पात्र होंगे। मतलब कि जो देश के सिर्फ 100 यूनिवर्सिटी है या शीर्ष 100 रिसर्च संस्थान है, सिर्फ उन्हीं के स्टूडेंट्स इस फेलोशिप के लिए पात्र होंगे, वैभव फेलोशिप योजना के लिए पात्र होंगे। अब कह रहे हैं कि ऊपर दिए कथनों में कौन सा गलत है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको याद रहेगा एग्जाम हॉल में, याद हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं याद रहेगा तब भी यह बन जाएगा। कैसे बनेगा? पहला और दूसरा इन दोनों में हार्डकोर फैक्ट नहीं है, लेकिन तीसरा में हार्डकोर फैक्ट है क्या कि शीर्ष 100 संस्थान ही है। जैसे है शीर्ष 100 संस्थान, तो ये हार्डकोर फैक्ट हो गया, यहां गलत होने की संभावना है। अब आइए इसको जान लेते हैं क्या है भाई ये। तो पहला कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो ध्यान ये रखना है कि वैभव फेलोशिप योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। ठीक है। इसमें क्या करना है कि भारतीय डायस्पोरा के लिए वैभव फेलोशिप योजना शुरू की गई है। जो भी भारतीय विदेश में बसे हुए भारतीयों के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसमें क्या करना है कि वैसे भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं वे भारत में किसी भी एक शोध संस्थान में एक वर्ष में न्यूनतम 1 महीने के लिए अधिकतम 2 महीने तक काम करने का अवसर मिलेगा। मतलब कि अगर आप विदेश में हैं, रिसर्च करना चाहते हैं और भारत की किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करना चाहते हैं, तो सरकार आपको क्या करेगी कि आइए भारत की किसी यूनिवर्सिटी में आप 2 महीने तक रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको अपॉर्चुनिटी देगी, आपको सुविधाएं देगी। ठीक है। अब ध्यान रखें कि सरकार के साथ 3 साल पूरी अवधि के लिए शोधकर्ताओं को 37 लाख रुपए तक की राशि पेशकश की जा रही है। मतलब कि न्यूनतम 1 महीने लेकिन अधिकतम 3 साल तक आप यहां रह सकते हैं और इसके लिए सरकार क्या करेगी? आप पर 37 लाख रुपए खर्च करेगी। ठीक है। अब यहां ध्यान यह रखना है कि आपको रिसर्च करने का मौका कहां मिलेगा? तो देश के जो शीर्ष 500 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें जो भी भारतीय संस्थान शामिल हैं, उन संस्थानों में रिसर्च करने का आपको मौका दिया। तो ये सब जानकारी आपको पता हो गई कि वैभव फेलोशिप योजना किसके लिए शुरू की गई है? भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों के लिए शुरू की गई है। मतलब एनआरआईज के लिए शुरू की गई है। और करना क्या है कि जो भी भारत की यूनिवर्सिटीज हैं जो कि शीर्ष 500 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल हैं, उन यूनिवर्सिटीज में आकर के वो जो भारतीय हैं, जो एनआरआई हैं, वो आकर के यहां पर रिसर्च करें। ठीक है। इतनी जानकारी आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब ये देखिए यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या है? कह रहा है गलत कौन सा है? तो पहला कह रहा है कि विदेश में एक शैक्षणिक संस्थान में भारतीयों के लिए, ये गलत हो गया। भारतीयों के लिए विदेश में नहीं, बल्कि जो एनआरआईज हैं उनके लिए देश में योजना शुरू की गई है। भारतीय संस्थान और दुनिया के संस्थानों के बीच शैक्षणिक, तो ये तो बढ़िया ही है। तो पहला और तीसरा ये दोनों क्या है? शीर्ष 100 नहीं, शीर्ष 500 है। तो पहला और तीसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो गलत है 1 और 3। यहां चीजें क्लियर हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। अब भाई नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बहुत चर्चा में है। अगर आप लोग इकोनॉमी के न्यूज पढ़ते होंगे तो लगातार ये टॉपिक काफी चर्चा में चला आ रहा है। तो ऐसे में संभावना है कि यहां से प्रश्न ज्यादा बन सकते हैं, यहां से प्रश्न निश्चित रूप से बन सकते हैं, ज्यादा नहीं निश्चित रूप से बन सकते हैं। ठीक है। जानते हैं क्या है कि यह एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे निवेशकों को देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक विभिन्न पूर्व परिचालन अनुमोदन, इसके लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब अगर आप देश में कोई
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार से जो जो परमिशन लेना है वो परमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे अप्लाई कर दीजिए। बाकी जितनी परमिशन की जरूरत होगी वो विंडो सिस्टम ही आपको सारा परमिशन दिला देगा। ठीक है। सेकंड, इसमें एक नो योर अप्रूवल सर्विसेज, ये नाम है, नो योर अप्रूवल सर्विसेज भी शामिल होगी, जो व्यवसायों को उन सभी स्वीकृतियों के बारे में सूचित करेगी जिनकी उन्हें आवश्यकता है। अब इसमें एक जानकारी भी होगी। जानकारी क्या होगा कि आप अगर कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं तो आपको किस किस विभाग से कौन कौन सी अप्रूवल लेने की जरूरत है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यह नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम आपको दे देगा, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा, इस प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर अनुमोदन की पहचान करने के लिए सलाहकार उपकरण के रूप में सेवा देने के लिए बनाया गया है और इसका उपयोग केवल मार्गदर्शन उद्देश्य के लिए किया जाना है। मतलब कि यह आपके जो व्यवसायी हैं जिन्होंने बिजनेस कभी शुरू किया और जो जो समस्या उन्होंने फेस की है उनके अनुभवों के आधार पर इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो अनुभव के लिए तैयार किया गया और यह केवल मार्गदर्शन उद्देश्य के लिए बनाया गया। कह रहा है ऊपर दिए गए दोनों से कौन सा सही है। आंसर तो आप लोग सोच लिए होंगे। आने जाने की तो बात खैर बाद की बात आती है, लेकिन आंसर आपको सोचना जरूर है। ठीक है, कि कहां आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम में यही सब चीजें करनी है आपको। अब लास्ट टाइम में पढ़ने पर विशेष ध्यान नहीं देना है, बल्कि पढ़ने से अधिक क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे सही किया जा सकता है, कहां से ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है, ये सब चीजों को सोचने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और इसके लिए सबसे आसान तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए और उन क्वेश्चन में यह सोचिए कि यह प्रश्न कहां गलत बनाया गया है, प्रश्न के किस सेक्शन में, किस पॉइंट में एग्जामिनर ने गलत कराने का प्रयास किया और हमसे क्यों मिस हो सकता था वो पॉइंट, कैसे हम उसको सही कर सकते थे। अब इन सब मुद्दों पर सोचने की शुरुआत कीजिए। ठीक है, तो लास्ट का जो 8-9 दिन है इसमें यही सब चीजें अब सोचिए। बहुत ज्यादा पढ़िए मत, क्योंकि दिमाग को अब रिलैक्स होने की भी जरूरत है। दिमाग जितना आराम रिलैक्स रहेगा एग्जाम हॉल में वो उतना ज्यादा रिकॉल करेगा। लास्ट के 10 दिन आप पढ़ेंगे उसका बहुत फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उसका घाटा हो जाएगा कि दिमाग एग्जाम हॉल में थका हुआ जाएगा, तो अच्छा परफॉर्मेंस। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है क्या? ये जो सिस्टम है ये व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदनों की पहचान करने, आवेदन करने और उसके मार्गदर्शन के लिए आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये 26 केंद्रीय विभाग और 19 राज्य सरकारों के अनुमोदन के आवेदन को होस्ट करता है। अब ये ध्यान रखना है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सभी गवर्नमेंट टू बिजनेस मंजूरी के लिए आवेदन करने के साथ साथ एकल निवेशक प्रोफाइल के आधार पर विभिन्न अनुमोदनों में ऑटो पॉपुलेटिंग फॉर्म फील्ड द्वारा काम के दोहराव को समाप्त करने के लिए एक एकल इंटरफेस प्रदान करता है। कुल मिलाकर के सिंगल सामान्य रूप से यह एक ऐसा सिस्टम है जो बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी अप्रूवल आपको लेनी है उनके बारे में जानकारी भी देगा और अगर आप अप्लाई करते हैं तो सारे अप्रूवल्स भी आपको उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी सिस्टम शुरू की गई सरकार के द्वारा। अब इसका आंसर अगर हम देखें तो ये है कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, ये सही है। ये आपके बारे में सूचित भी करता है कि आपको क्या क्या चाहिए और इनपुट के आधार पर तैयार किया गया है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अब यहां पर एक ट्रिक आपको समझना है। देखिए इस तीनों स्टेटमेंट को पढ़ते समय हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स मिले, कोई हार्डकोर फैक्ट मिला? कहीं भी इन तीनों में कोई हार्डकोर फैक्ट नहीं है। और हार्डकोर फैक्ट नहीं होने का परिणाम क्या रहा कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट है। ठीक है, यूपीएससी भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देता है जिसमें फैक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स होते हैं और लोग उसमें भी फैक्ट ढूंढने लगते हैं। जहां फैक्ट नहीं दिख रहा है, अगर आपको नहीं पता है और रिस्क लेना है तो उसको सही मान करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग एग्जाम हॉल में इस एक्सपीरियंस को अप्लाई करिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक क्या है भाई? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। नैक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। नैक क्या है? नैक यूजीसी के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, नैक मान्यता उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों, इनकी दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग इकाइयों को कवर नहीं करती। मतलब अगर आप किसी नैक से आपको जो अप्रूवल लेना है और आप कोई डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें नैक का अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। थर्ड,
यह परामर्श उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए नैक को सलाह देने की एक योजना है। कौन सा सही है? अब भाई प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है इससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि आपको नैक के बारे में जानकारी है कि नहीं, क्योंकि प्रश्न नैक के बारे में पूछा जाना है। तो नैक के बारे में अगर आपको पर्याप्त जानकारी है तब तो आप बहुत अच्छे से तैयार हैं, लेकिन नहीं है तो जरूर जान लीजिए कि नैक है क्या। चलिए, यह राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है नैक, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंटिंग काउंसिल। यह विश्वविद्यालय अनुदान है, यूजीसी के तहत काम करता है, मतलब यूजीसी के अंदर काम करता है, लेकिन यह एक स्वायत्त निकाय है। तो जो नैक है वो किसके अंतर्गत काम करता है? यूजीसी के अंदर काम करता है, लेकिन यूजीसी के अंदर एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि यह यूजीसी के तहत स्वायत्त निकाय, तो हमने जान ही लिया। इसका मुख्य कार्य क्या है कि ग्रेडिंग के साथ उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों का मूल्यांकन। ये बच्चों का नहीं बल्कि जो संस्थान होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, हायर यूनिवर्सिटी जो होती हैं, उनका मूल्यांकन करता है कि वो अपने बच्चों को कैसा पढ़ा रही है, उनमें पठन पाठन कैसा चल रहा है, उनमें अन्य कार्यवाही कैसे संचालित हो रही है। यह मूल्यांकन करता है कि एक उच्च शिक्षा संस्थान पाठ्यक्रम, संकाय, बुनियादी ढांचा, अनुसंधान या अन्य मानदंडों के संदर्भ में गुणवत्ता के मानकों को पूरा करता है या नहीं। ठीक है, तो नैक हम समझ गए। अब नैक किस संस्था के तहत कार्य करता है? यूजीसी के तहत। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर यह पूछ लिया जाए कि नैक भारत में शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, सही गलत है? सही होगा, क्योंकि यूजीसी शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और नैक यूजीसी के अधीन कार्य करता है, तो नैक शिक्षा मंत्रालय के अधीन भी काम करता है। ठीक है, कार्य क्या है? यूनिवर्सिटी जो है, हायर यूनिवर्सिटी, उनकी देखरेख करना, उनकी गुणवत्ता की पहचान करना। इतनी जानकारी आपको पर्याप्त हो गई। अब उत्तर की बात करें तो स्वायत्त निकाय है, शैक्षणिक संस्थानों को डिस्टेंस लर्निंग को ध्यान ये रखना है कि नैक जो है वो डिस्टेंस लर्निंग वाली यूनिवर्सिटी होती है उनको कवर नहीं करता है, उनको छोड़ करके बाकी सबको कवर करता है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और परामर्श की गुणवत्ता चेक करता है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, तीनों, इसका मतलब डी आंसर हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसका मुख्य अभिप्राय यही था कि आपको इकोनॉमिक सर्वे या उसके आसपास से जो भी प्रश्न बनने की संभावना है उससे अपडेट कर दिया जाए लास्ट टाइम। बाकी आप लोग खुद सावधानी साथ पढ़िए, जो मैंने सलाह दी है उस पर थोड़ा अमल कीजिए। पढ़ने के साथ साथ अब थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, योगा करने के लिए, कुछ फिल्में देखने के लिए, घूमने के लिए भी समय जरूर निकालिए, क्योंकि लास्ट टाइम जितना रिलैक्स करेंगे आप उतना आपके दिमाग की कैपेबिलिटी और उतनी कैपेसिटी एग्जाम हॉल में बढ़िया से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। आज इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।